हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता बात करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार पतंगित पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है मेरे भाई हमारा यहाँ पर एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेट। अगर मैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आज के टाइम पर आप सभी को पता है कि इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एग्जाम में यहां से एक अच्छा खासा वेटेज आपको देखने के लिए मिलता है। एक बड़ा टॉपिक है तो सिर्फ एमसीक्यूज से काम नहीं चलेगा, तो हम इसकी प्रॉपर थ्योरी को यहां पर अपनी कंप्लीट कर रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और जब आप इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लोगे फिर इस टॉपिक से बनने वाले चाहे कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना हो जाए, हर एक क्वेश्चन को आप बहुत शानदार तरह से यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आप सभी के साथ इसका सिलेबस डिस्कस करना चाहूंगा, जो सिलेबस हमने पहले दिन डिस्कस किया था आप सभी के सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए। तो हमारी इनमें से कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं, कौन कौन सी रह गई हैं और वो कितने दिनों में हो जाएंगी, है ना। तो आप देखेंगे कि जो विंडोज एक्सप्लोरर हमारा टॉपिक था ये हमने सबसे पहले खत्म किया था, हो चुका है। शॉर्टकट कीज भी हम पढ़ चुके हैं, ईमेल को भी हमने कवर कर लिया, हिस्ट्री जनरेशन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट है, मेमोरी कंप्लीट है, सीपीयू भी हमने पढ़ लिया, सीपीयू में ही हमने पोर्ट को पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमने ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस समझ लिया और इनपुट आउटपुट हम यहां पर समझ चुके हैं। अब यहां पर जो टॉपिक बच रहे हैं हमारे, वो एक ग्रुप तो बच रहा है एमएस ऑफिस का, एक ग्रुप बच रहा है आपका एमएस ऑफिस का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक बच रहा है तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी का और एक है इंटरनेट और नेटवर्किंग। कोशिश करेंगे हम आज की क्लास में इंटरनेट और नेटवर्किंग इन दोनों को हम आज की क्लास में यहां पर कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना। जिससे कि क्या होगा मेरे दोस्त, जिससे कि ये इंटरनेट और ये नेटवर्किंग एक ही क्लास में आपके कवर हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक बचेंगे, मतलब एक एमएस ऑफिस का पार्ट बचेगा और एक आपका साइबर सिक्योरिटी वाला चैप्टर यहां पर बच रहा होगा। इसी के साथ हमारा जो ये सिलेबस था आपका सीजीएल मेंस के लिए, वो यहां पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं क्लास को। अरे वाह, बहुत बढ़िया, है ना। तो शुरू करते हैं क्लास को। चैप्टर का नाम है इंटरनेट। तो सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल उठना चाहिए कि इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। तो हमारा आप कहेंगे कि इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या होगी मेरे भाई, हम और आप कहेंगे कि इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और अगर मैं बात करता हूं फादर ऑफ इंटरनेट की, कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो हम और आप कहेंगे कि भैया फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है विंटन ग्रे सर्फ एंड रॉबर्ट ई कहान को। किसे, ग्रे सर्फ एंड रॉबर्ट ई कहान, इन दोनों दोस्तों ने मिलकर के इंटरनेट की शुरुआत की थी। ठीक है, सबसे पहली चीज फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो विंटन ग्रे सर्फ एंड रॉबर्ट ई कहान को। और इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है, तो हम और आप कहेंगे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है जी, आगे अगर बढ़े तो देखेंगे कि इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटर का एक समूह होता है। इंटरनेट क्या होता है, तो दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं उनका एक ग्रुप है हमारा, है ना, कि इंटरनेट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट अपने आप में कौन से नेटवर्क का उदाहरण है, तो जब आप नेटवर्क चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आप कुछ नेटवर्क के टाइप जानोगे, जैसे कि लैन, मैन, वैन, पेन, इस टाइप से। ठीक है ना। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया सवाल, लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाता, तो हम कहेंगे कि इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इंटरनेट अपने आप में वैन का एक उदाहरण है। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि सबसे बड़े नेटवर्क का उदाहरण है। और इंटरनेट इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ वैन, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, पेन, लैन, मैन, इन सबके छोटे छोटे नेटवर्क्स का जो लीड नेटवर्क होगा आपका, उसी को इंटरनेट कहा जाता है ना। चलिए, सबसे बड़ा नेटवर्क भी यही है। और इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटर का एक भौतिक नेटवर्क है। इंटरनेट इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स
ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया में आपका क्या है, ये एक भौतिक नेटवर्क के तौर पर काम करता है। इंटरनेट को चलाने के लिए, इंटरनेट पर सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए, उनको चलाने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए जिन नियमों का यूज किया जाता है, जिन जिन रूल्स का यूज किया जाता है, उन नियमों के समूह को ही क्या कहा जाएगा, प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि द रूल्स गवर्निंग द सेंडिंग, ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, नियमों का एक समूह होता है। तो इंटरनेट से संबंधित जो भी नियम होंगे उनके ग्रुप को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। इंटरनेट की प्रोटोकॉल्स कौन सी होती हैं, तो याद रखना कि टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है मेरे भाई, ये इंटरनेट से संबंधित है। टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है आपकी, ये किससे संबंधित होती है, तो हम कहेंगे कि टीसीपी आईपी इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल होती हैं, जिनमें टीसीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म होती है आपकी हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या काम करता है, तो हमारा आप कहेंगे कि टीसीपी किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ने का काम करता है, जबकि आईपी इन्हें रिसीवर तक पहुंचाने का काम कर रहा होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो आप देखेंगे कि टीसीपी ब्रेक्स एनी इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पैकेट्स आफ्टर विच आईपी सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। फादर ऑफ टीसीपी आईपी किसे कहा जाता है, तो हमारा आप कहेंगे विंटन ग्रे सर्फ एंड रॉबर्ट ई कहान, इन दोनों दोस्तों को कहा जाता है क्या, आपका फादर ऑफ टीसीपी आईपी भी इन दोनों को ही कहा जाता है। आदरणीय गुरुदेव, मेरा कमेंट पढ़ लीजिए, मैं आपसे पढ़कर दिल्ली पुलिस में 10/10 करके आई हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्रियंका बहन। लेकिन बाकी जितने भी दोस्त हमारे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, सर जी बता दो, क्लास बता दो, है ना, टाइम टेबल बता दो, भैया प्लीज ये क्लास पढ़ने के लिए है। यहाँ पर मैं अगर सभी के कमेंट पढ़ूंगा तो वो संभव नहीं है, और एक का पढ़ दिया दूसरे का नहीं पढ़ा तो आप गुस्सा हो जाओगे मुझसे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई बहन मुझसे गुस्सा हो, इसलिए मैं किसी का ही कमेंट यहाँ पर नहीं पढ़ रहा। ठीक है, आप सभी के कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कमेंट से कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी ये क्लास, तो प्लीज फोकस करें अपनी क्लास पर। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं, बिना कमेंट करे पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो आगे अगर हम बात करते हैं, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। जब इंटरनेट भी नहीं था तो उस टाइम पर क्या था, तो इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1969 में। कब, सन 1969 में एक नेटवर्क बनाया गया था जिसे कहा गया था क्या, अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है हमारी, तो हम और आप कहेंगे कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है अर्पानेट की फुल फॉर्म, तो हम और आप कहेंगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क फॉर रिसर्च इसे कहा जाता है द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेटवर्क फॉर रिसर्च। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जो विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है, और अर्पानेट में 4 दूरस्थ कंप्यूटरों को परस्पर आपस में जोड़ दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या है हमारा 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा सबसे पहला नेटवर्क अर्पानेट बनाया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इन 1969 a network named ARPANET was created by US Department of Defense, which is said to be the world's first network, and ARPANET 4 remote computers were interconnected। अगर हम आगे बात करते हैं www की, तो ये एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, तो हम और आप कहेंगे कि www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे हम W3 या वेब के नाम से भी जानते हैं। और www का पुराना नाम क्या था, तो हम और आप कहेंगे www का पुराना नाम है NFS नेट। www का पुराना नाम क्या है मेरे भाई, तो हम और आप कहेंगे NFS नेट इसका पुराना नाम है। द ओल्ड इनिशियल नेम ऑफ www वाज NFS नेट। NFS नेट की फुल फॉर्म क्या होगी, तो हम कहेंगे नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने की थी, है ना। किसने की थी, इसे यहां पर थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ये 1 मिनट रुकेंगे, ये NSF नेट होगा, NFS नहीं होगा, है ना। इसे क्या कर लेंगे, यहां पर आप NSF करेंगे।
ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि www की शुरुआत किसने और कब की थी, तो हम और आप कहेंगे कि www की शुरुआत 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने की थी। किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने की थी। तो इन 1989 टिम बर्नर्स-ली डेवलप्ड www, साथ में HTML की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? तो हम और आप कहेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम इसे यहां पर कह रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहां पर कि www क्या चीज है। तो ये विश्व भर में फैला हुआ कंप्यूटरों का एक जाल होता है। क्या होता है? ये पूरे विश्व में, बिल्कुल, है ना। तो हम कहेंगे कि ये पूरे विश्व में फैला हुआ कंप्यूटर का एक जाल होता है। www को इंटरनेट में मौजूद सभी वेबसाइटों का एक संग्रह भी कहा जाता है। www इज ऑल्सो कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ ऑल द वेबसाइट प्रेजेंट इन द इंटरनेट। ठीक है, दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स हैं वे सभी वेबसाइट्स कहां पर रजिस्टर्ड होते हैं? तो हम और आप कहेंगे कि दुनिया में जितने भी हमारे जितने भी क्या होते हैं, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वे सभी की सभी हमारी www पर रजिस्टर्ड होती हैं। ऑल द वेबसाइट्स इन द नेट इन द वर्ल्ड आर रजिस्टर्ड इन www। एनएसएफ नेट में कुछ गलती है, कुछ बता रहे हैं भाई, एक बार मैं देखता हूं। अच्छा, इस वाले में भी इसे सही करना होगा हमें यहाँ पर। जस्ट एक मिनट, यहाँ पे एनएफएस नेट की जगह से एनएसएफ नेट करेंगे, है ना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये सभी वेबसाइट्स वेब सर्वर में स्टोर रहती हैं। ये जो सभी वेबसाइट्स हमारी, ऑल दीज वेबसाइट्स आर स्टोर्ड इन वेब सर्वर। इसका प्रयोग इंटरनेट में मौजूद जानकारी और रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इसका प्रयोग पूरी तरह से फ्री है। www का जो यूज है वो हमारा पूरी तरह से फ्री है और इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भुगतान करने की आवश्यकता भी नहीं होती। इसीलिए www एक ओपन सोर्स है। इट इज यूज टू इज कंप्लीटली फ्री, सो देयर इज नो नीड टू मेक एनी पेमेंट फॉर इट। दैट इज वाई www इज एन ओपन सोर्स। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे ओपन सोर्स, यानी कि सीधे पूछा जाएगा www कैसा है, तो हम कहेंगे ये एक ओपन सोर्स का उदाहरण है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म शब्द का क्या मतलब है? अर्थात ये सभी डिवाइस सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। इट इज नोन एज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, मीनिंग इट वर्क्स अक्रॉस ऑल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो www आप इसे किसी फोन में चला सकते हो, किसी लैपटॉप में चला सकते हो, किसी टैबलेट में चला सकते हो, किसी पीसी में चला सकते हो, है ना, यूनिक्स, लाइनक्स, कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हो, किसी भी साइज के सिस्टम में चला सकते हो। तो ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म कहलाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग एक बार में कई सारे लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक वेबसाइट आपने खोल रखी है तो सेम टाइम पर उसे कोई और नहीं खोल पाएगा, खोल सकता है। इस नेचर को इसके डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का कहा जाता है। यानी कि हम कहेंगे कि इसका प्रयोग एक बार में एक साथ काफी सारे लोग कर सकते हैं, इसीलिए इसे ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रवृत्ति का होता है। मेनी पीपल कैन यूज इट एट वंस, दैट इज व्हाई इट इज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर। इसमें सभी जानकारी को जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है, लिंक का प्रयोग किया जाता है एक से दूसरे को जोड़ने के लिए। ठीक है, इसकी जानकारी डायनेमिक होती है, यानी कि समय समय पर अपडेट भी होती रहती है। जानकारी समय समय पर अपडेट होती रहती है। इट्स इंफॉर्मेशन इज डायनेमिक, दैट इज द इंफॉर्मेशन कीप्स गेटिंग अपडेटेड फ्रॉम
टाइम टू टाइम, है ना। इससे टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, अपडेट होती रहती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं www अपनी जानकारी को साझा करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, तो हम और आप कहेंगे कि जो www है वो आपकी HTTP का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है मेरे भाई, तो हम और आप कहेंगे जो www है ये HTTP का प्रयोग करता है। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, तो हम और आप कहेंगे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आप कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक और नाम होता है इसी के साथ HTTPS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS, तो याद रखिएगा H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, T फॉर ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल, S फॉर सिक्योर। तो हम और आप कहेंगे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होती है किसकी फुल फॉर्म, HTTPS की। बिना इंटरनेट के www का कोई भी महत्व नहीं है। www हैज नो इंपॉर्टेंस विदाउट इंटरनेट। इंटरनेट इसके लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक हमारे इंटरनेट में एक अगला नाम आता है जिसे हम और आप URL कहते हैं। जिसे हम और आप क्या कहते हैं मेरे भाई, जिसे हम और आप URL कह रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। आखिरकार URL होता क्या है, तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है, URL की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जब भी हम अपने इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, है ना, जब भी हम अपने इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं तो उस वेबसाइट का पता URL बताता है। उस पे जो जो पता होता है ना वो URL, और वो उस वेबसाइट का जो पता है वो कौन बताएगा, URL बताएगा। ठीक है, यह वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड करता है। www पर मौजूद जितने भी वेब पेज, वेबसाइट या डॉक्यूमेंट होते हैं सबका खुद का एक अलग पता होता है और अपना एक वेब एड्रेस होता है जिसे URL कहा जाता है। all the web pages all the web pages, websites and documents present on www, they all have their own web address which is called URL। किसी सुरक्षित वेबसाइट का URL HTTPS से शुरू होता है। किसी सुरक्षित वेबसाइट का जो URL है उसकी शुरुआत किससे होती है, तो वो HTTPS प्रोटोकॉल से होती है। HTTP जैसे ये एक URL है तो इसमें HTTP क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है, ये हमारा डोमेन नेम है और ये हमारा पाथ रिसोर्स है। अच्छा, www को कंट्रोल करने के लिए, किसे, www को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, WWWC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWWC, तो हम और आप कहेंगे कि इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंस के तौर पर याद रखना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWWC, तो आप कहेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है। WWWC, W3C और इसे 3WC के नाम से भी आप और हम जानते हैं। इसके अलावा एक और ऐसा ही अगला नाम होता है जिसका नाम है www, यानी कि 4 बार W। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मेरे भाई, तो हम कहेंगे 4 बार जो W होता है इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी हमारी वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, तो हम कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म www के लिए सबसे शुरुआती सर्च इंजन में से एक था। द वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्च इंजन फॉर www। एक और नाम आता है इसी की तरह URI। व्हाट इज URI, तो URI की फुल फॉर्म होगी आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URI एक समान प्रारूप में फाइल या संसाधन के नाम और स्थान की पहचान करता है। URI आइडेंटिफाइज द नेम एंड लोकेशन ऑफ अ फाइल और रिसोर्सेज इन अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट। यहां तक बात क्लियर है, एक बार यस करके मुझे कंफर्म करेंगे। इसके बाद मैं आपको इंटरनेट से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारियां दूंगा, प्लीज एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करें। ठीक है, ठीक है मेरे भाई,
चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, बात आती है वेब पेज की। सबसे पहली चीज, ये वेब पेज आखिर होता क्या है। तो किसी भी लिंक या वेबसाइट पर क्लिक करने से जो एक पेज हमारे सामने खुल करके आता है उसी को हमारा वेब पेज कहते हैं। द पेज विच ओपन्स बाय क्लिकिंग ऑन एनी लिंक वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पेज। एक सिंगल पेज को वेब पेज कहा जाता है जिनमें विभिन्न प्रकार की जानकारी स्टोर होती है। अ सिंगल पेज इज कॉल्ड अ वेब पेज इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड। ओके, अब वेबसाइट क्या है, तो कई सारे अलग अलग वेब पेजेस से मिलकर के वेबसाइट बनती है ना। तो हम क्या कहेंगे कि वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजों का जो समूह या मैं कहूं जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, उसी को वेबसाइट कहा जाता है। ग्रुप ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है सर, कब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। मंडे को एग्जाम है मेरे भाई, आज तारीख है 12, 13, 14, आई थिंक 15, लास्ट 15 तारीख तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैंने आज क्लास की शुरुआत में ही आपको एक प्रॉपर सिलेबस बता करके ये सभी बातें बता दी थी। ठीक है, चलो, है ना। 15 तारीख को आपकी लास्ट क्लास होगी, फिर आपको 2 दिन का समय मिल जाएगा और 18 को आपका पेपर है। वेबसाइट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो हम और आप कहेंगे कि वेबसाइट को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को वेब सर्वर कहा जाता है। द कंप्यूटर होस्टिंग द वेबसाइट इज कॉल्ड अ वेब सर्वर। जब 2 या 2 से अधिक वेब पेज को एक साथ लिंक किया जाता है तो उन वेब पेज के ग्रुप को वेबसाइट कहा जाता है। when 2 or more web pages are linked together the group of those web pages is called a website। सभी वेब पेज आपस में लिंक होते हैं, जितने वेब पेज होते हैं हमारे वे आपस में कैसे होते हैं मेरे भाई, लिंक होते हैं। अगर मैं बात करता हूं आगे वेब ब्राउजर की, वेब ब्राउजर क्या होता है, तो सबसे पहले देखो ये एक इंपॉर्टेंट है, यहां से सीजीएल में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। सबसे पहली चीज, वेब ब्राउजर होता क्या है, तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग www यानी कि इंटरनेट में मौजूद जानकारी को, डेटा को क्या करने के लिए, आपका इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू एक्सेस द डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द इंटरनेट। और अब मैं कहूं वेब पेजेस को एक्सेस या ओपन करने के लिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जब तक वेब ब्राउजर होगा ही नहीं, आप कहां पर सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, कहां पर सर्च करेंगे, तो जो एक प्लेटफॉर्म तुम्हें देता है कुछ भी सर्च करने के लिए, वो हमारा वेब ब्राउजर देता है। ओके, वेब ब्राउजर एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का, जो वेब सर्वर में से रिक्वेस्ट भेजता है और रेस्पॉन्स प्राप्त करता है। द फर्स्ट वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब वॉज क्रिएटेड इन 1990 बाय टिम बर्नर्स-ली which ran on next computer its name was later changed to Nexus। पहला वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब को 1990 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया, जिसे नेक्स्ट कंप्यूटर में चलाया गया था और इसका नाम बाद में बदलकर नेक्सस कर दिया गया था। इसका नाम बाद में बदल करके क्या कर दिया गया था मेरे भाई, इसका नाम बाद में बदल करके नेक्सस कर दिया गया था। शुरुआत में से वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से बनाया गया था, लेकिन क्योंकि www एक ऑलरेडी आ चुका था तो कंफ्यूजन होने लगा, तो इस कंफ्यूजन को ही मिटाने के लिए इसका नाम बदलकर नेक्सस कर दिया गया था। तो आप देखेंगे कि www 1990 में लॉन्च किया गया पहला वेब ब्राउजर था, इसे बाद में बदलकर नेक्सस कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर किसे कहा जाता है, प्रथम लोकप्रिय वेब ब्राउजर किसे कहा जाता है, तो हम और आप कहेंगे मोज़ेक। मोज़ेक 1993 को पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मेरे भाई कहा जाता है। ठीक है, मोज़ेक वेब ब्राउजर को किसने बनाया था, तो हमारा आप कहेंगे मार्क एंडरसन के द्वारा इसे बनाया गया था। अगर आपके मन में एक सवाल उठे कि मतलब पहला स्वदेशी वेब ब्राउजर कौन सा है, क्या भारत में भी कोई वेब ब्राउजर बना है कभी, जी हाँ, एपिक 2008 हिडन रिफ्लेक्स द फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर डेवलप्ड फॉर यूजर्स एपिक। क्या नाम था उसका, हमारा एपिक उसका नाम था। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। चलो, अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं वेब ब्राउजर के टाइप्स की, तो हम देखेंगे कि जो वेब ब्राउजर है मेरे भाई वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर्स। एक तो होता है टेक्स्ट वेब ब्राउजर, ओनली टेक्स्ट दिखता है इसमें लिंक्स करके, इसका नाम है 1992। और अगर मैं बात करूं एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर की, तो टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स दोनों होते हैं, GUI बेस्ड ये होता है आपका, जिसमें www
1990 में बना, मोज़ेक 1993 में बना। इसके अलावा अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ओपेरा मिनी इंपॉर्टेंट है, ओपेरा मिनी एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा कंपनी का 1995 में बना। इंटरनेट एक्सप्लोरर इंपॉर्टेंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला वेब ब्राउजर था, सन 1995 में से बनाया गया था। यांडेक्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा आप कहेंगे यांडेक्स रशियन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन पर आधारित है, रूस का एक है। अगर मैं बात करता हूं मोजिला की, तो याद रखेंगे मोजिला जो है, आप मोजिला कंपनी का एक वेब ब्राउजर है जिसका नाम है फायरफॉक्स। मोजिला कंपनी का जो वेब ब्राउजर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे भाई फायरफॉक्स। और एप्पल कंपनी का जो वेब ब्राउजर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सफारी। उसका नाम क्या है? सफारी। तो पता है एक अभी हाल ही में परसों एक पेपर हुआ, केवीएस एनवीएस करके आपका एमटीएस का एक पेपर हुआ, उसमें पूछा गया कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ना तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर है, ना एप्पल कंपनी का है, और ना ही आपका मोजिला कंपनी का है। बताओ। अब इन 3 के अलावा चौथा नाम दे दिया ओपेरा, मतलब एक तरफ दिया था आपको एज या फिर विंडोज एक्सप्लोरर, एक तरफ दिया था आपको क्रोम, ऐसे करके अलग अलग दे दिए, और एक बचा ओपेरा। तो ओपेरा मिनी जो है वो तो ओपेरा कंपनी का है, तो वही उत्तर। तो इस तरह से एक सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अवंट 30 जनवरी 2004, यूजी ब्राउजर, टॉर द अनियन राउटर, गूगल क्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्रोमियम गूगल, और बाइडू चाइना, ये हमारे क्या है। इसके अलावा 2 नाम और हैं, ध्यान से देखेंगे। एक तो है माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इन प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? वो है हमारा एज। और इसे कब बनाया गया था? तो हम और आप कहेंगे इसे 2015 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? इसे 2015 में बनाया गया था। और अगर मैं बात करता हूं इंटरनेट एक्सप्लोरर की, तो इसे 2022 में रिटायर कर दिया गया। जो 1995 में बनाया गया था उसे रिटायर कर दिया गया। कब? उसे 2022 में रिटायर कर दिया गया। तो ये मैंने आपको 10 से 15 नाम बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर के। अच्छा, वेब ब्राउजर के बाद एक अगला नाम आता है हमारा सर्च इंजन का। किसका? सर्च इंजन का। अब सर्च इंजन क्या है? तो मेरे भाई वेब ब्राउजर तुम्हें एक इंटरफेस, एक बेस दे देगा जहां पर तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो, लेकिन सर्च करोगे किसके माध्यम से? तो वो हमारा सर्च इंजन होता है। क्या है जी सर्च इंजन? तो हमारा आप कहेंगे कि इंटरनेट रेफर्स टू द हग database of resources such as the web pages, news group, programs, images, etc. and help in finding information on the world wide web. इंटरनेट संसाधनों जैसे वेब पेजों, समाचार समूह, प्रोग्राम, छवि आदि के विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी को ढूंढने में, खोजने में मदद करता है। ठीक है, हम देखेंगे सर्च इंजन आर यूज टू सर्च वेब पेजेस। वेब पेजेस को सर्च करने के लिए सर्च इंजन की जरूरत हमें और आपको पड़ती है। इसका प्रयोग इंटरनेट में उपस्थित डेटा को खोजने के लिए किया जाता है। सर्च इंजन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हमारा आप कहेंगे इंटरनेट में मौजूद डेटा को खोजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं जैसे अभी आपको कुछ वेब ब्राउजर के नाम बताए थे, ठीक वैसे ही अगर मैं आपको कुछ सर्च इंजन के नाम बताऊं तो आप ध्यान देंगे कि एक सर्च इंजन आर्ची करके, एलन एमटेक, इस यूनिवर्सिटी में इसे बनाया गया, ये पहला सर्च इंजन कहा जाता है। बस इसकी इतनी बात याद रखना कि ये पहला है। एग्जाइट भी एक सर्च इंजन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, याहू इंपॉर्टेंट है। याहू किस कंपनी का है? तो याहू कंपनी का ही है याहू सर्च इंजन। अल्टा विस्टा शुरुआती दौर में तेज सर्च इंजन था। ask.com ये भी एक सर्च इंजन है। गूगल सर्च दुनिया में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन। बिंग सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो डिफॉल्ट सर्च इंजन है उसका नाम है बिंग। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ था? 2009 में। जबकि गूगल कब लॉन्च हुआ था? 1998 में। तो इनके नाम याद रखेंगे। बाइडू चाइना का है, यांडेक्स एक वेब ब्राउजर भी है और यांडेक्स एक सर्च इंजन भी है। डकडकगो, इकोसिया, ये हमारे कुछ सर्च इंजन के नाम है जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्ची, याहू है ना, गूगल और बिंग। आप देख सकते हैं यहां पर गूगल, बिंग, याहू, यांडेक्स, इकोसिया, डकडकगो, बाइडू, आस्क, AOL.com, archive.com, ये सब के सब हमारे सर्च इंजन के उदाहरण होते हैं। ओके, इसके बाद बात आती है आपकी
इसके बाद बात आती है मेरे भाई वेब ब्राउजर के अंदर की। किसकी? इसके बाद बात आती है मेरे दोस्त वेब ब्राउजर के अंदर कि भैया जो वेब ब्राउजर है उसमें बैकवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है ना, रीलोड क्या होता है, इस टाइप से। ठीक है मेरे भाई, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि वेब ब्राउजर में आपका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड क्या होता है। तो वर्तमान पेज से अगले आगे वाले पेज या पिछले पेज पर जाने में ये सहायता करता है। फॉरवर्ड की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ राइट एरो होती है और बैकवर्ड की शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो होती है। रिफ्रेश बटन क्या है मेरे भाई? रिफ्रेश बटन तो वर्तमान पेज को दोबारा लोड करता है। F5 या कंट्रोल R इसकी शॉर्टकट की होती है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। F5 या फिर कंट्रोल R रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए। अच्छा, न्यू टैब तो जैसे हमें बहुत सारी वेबसाइट एक्सेस करनी हो, अब एक बार में एक टैब में तो एक ही होगी, हमें कुछ और भी सर्च करना है, ये वाला भी बना रहे हैं तो हम एक नया टैब ले लेते हैं और नए टैब को लेने की शॉर्टकट की कंट्रोल T होती है। अगर मैं स्टॉप बटन की बात करूं तो एस्केप रीलोड हो रहे पेज को रोकता है। एस्केप बटन हम इसे कहते हैं। होम बटन तो यूजर को मुख्य पेज पर ले जाता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट को एक्सेस किया, उसमें आपने बहुत ऊपर नीचे ऐसे कर दिया। अब अगर आप बिल्कुल शुरुआत में जाना चाहते हैं तो आप होम बटन दबाएंगे। कौन सा बटन दबाएंगे? आप होम बटन दबाएंगे। ठीक है, और अगर मैं आगे बढ़ता हूं, आपका एड्रेस बार, जैसे जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो एड्रेस बार में हमें URL दिखाई देता है। उस एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज हैं? तो आप कंट्रोल L दबा सकते हैं, ऑल्ट D दबा सकते हैं, आप F6 भी दबा सकते हैं। डाउनलोड बार वर्तमान में डाउनलोड और पूरी हुई डाउनलोड फाइलें दिखाता है। कंट्रोल J इसकी शॉर्टकट की होती है। कौन सी? कंट्रोल J जो है मेरे भाई, ये इसकी शॉर्टकट की हमारी होती है। अगर मैं बात करता हूं व्यू पोर्ट की, तो द विजिबल एरिया ऑफ वेब पेजेस इनसाइड ब्राउजर, ब्राउजर में दिखने वाला वेब पेज का दृश्य क्षेत्र। हिस्ट्री क्या होता है? जो भी कुछ आप सर्च कर रहे हैं उसकी हाल के हाल एक हिस्ट्री, साथ के साथ एक हिस्ट्री बनती चलती है, और उस हिस्ट्री वाली लिस्ट को देखने के लिए ही हम और आप कंट्रोल H बटन का प्रयोग कर रहे होते हैं। बुकमार्क क्या होता है? मान लो कोई वेबसाइट आपको पसंद आई, आपको लगता है इसकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी, तो आप उस वेबसाइट को बुकमार्क यानी कि चिन्हित करके रख लेंगे, जिससे कि आपको बार बार उसे ढूंढना ना पड़े और आसानी से वो आपको मिल सके। और इसकी शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल D होती है। इसकी शॉर्टकट की हमारी क्या होती है मेरे भाई? इसकी शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल +D होती है। किसी वेब पेज को बुकमार्क रखने के लिए यूज टू बुकमार्क सेव अ वेब पेज। अगला नाम आता है इनकोग्निटो टैब का। व्हाट इज इनकोग्निटो टैब? तो हम कहेंगे कि अगर हमें कुछ प्राइवेट सर्च करना है और हमें कुछ ऐसा सर्च करना है जिसका हम चाहते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्रिएट ना हो, तो उसके लिए हमें एक इनकोग्निटो टैब ओपन करना होता है, जिसकी एक अलग ही विंडो ओपन होती है, और इसे ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल +Shift+N है। इसे ओपन करने की शॉर्टकट की मेरे भाई कंट्रोल +Shift+N होती है। इसके अलावा मैं एक साथ आपको बहुत सारी शॉर्टकट कीज यहां पर बताने वाला हूं। किसकी? बहुत सारी शॉर्टकट कीज मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर। किस चीज की? वेब, इसी से संबंधित, वेब ब्राउजर से संबंधित। कंट्रोल D बुकमार्क के लिए, बस एक लाइन याद रखना, टू बुकमार्क अ वेबसाइट। कंट्रोल H हिस्ट्री, टू व्यू ब्राउजिंग हिस्ट्री। कंट्रोल J डाउनलोड। कंट्रोल U सोर्स कोड को देखने के लिए। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, याद रखना कि सोर्स कोड को देखने के लिए, किसी वेब पेज के सोर्स कोड को देखने के लिए कंट्रोल U। सेव एज, सेव करने के लिए। P प्रिंट करने के लिए कंट्रोल +, जूम करने के लिए कंट्रोल -, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल 0, बाय डिफॉल्ट जूम करने के लिए। कंट्रोल Shift डिलीट, तो जो हिस्ट्री है उसे डिलीट करने के लिए, विंडो खोलने के लिए। कंट्रोल T न्यू टैब के लिए इंपॉर्टेंट। कंट्रोल Shift T किस लिए होती है? तो रिसेंटली क्लोज टैब, अगर आपने हाल ही में कोई टैब बंद करा है उसको वैसे के वैसा वहीं से ओपन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम कंट्रोल +Shift+T शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल L, ऑल्ट D, F6 एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। कंट्रोल W या कंट्रोल F4 टैब को बंद करने के लिए। कंट्रोल N एक नया ब्राउजर ओपन करने के लिए। F5 या कंट्रोल R रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए। ऑल्ट F4 पूरा वेब ब्राउजर बंद करने के लिए। कंट्रोल टैब या फिर कंट्रोल पेज डाउन, तो राइट साइड के टैब पर जाने के लिए। कंट्रोल Shift टैब या फिर कंट्रोल पेज अप, तो बैक पीछे की आपके टैब पर जाने के लिए। ठीक है। कंट्रोल Shift N एक न्यू इनकोग्निटो टैब ओपन करने के लिए। F11 फुल स्क्रीन, होम
किसी वेब पेज के शुरुआत में जाने के लिए एंड किसी वेब पेज के अंत में जाने के लिए, कंट्रोल ई कर्सर को सर्च बार एड्रेस बार में ले जाने के लिए। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल के साथ 1 2 3 4 नंबर दबा देते हैं तो ये उसी टैब पर पहुंच जाता है ना। इसके अलावा कंट्रोल 9 तो हम कहेंगे कि ब्राउजर में जितने भी टैब खुले उन सब में सबसे आखिरी टैब पर जाने के लिए। कंट्रोल एफ खुले हुए पेज में कुछ सर्च करने के लिए। कंट्रोल जी खोजे हुए वर्ड के नेक्स्ट रिजल्ट पर जाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए। F12 डेवलपर टूल ओपन करने के लिए। ऑल्ट के साथ राइट एरो तो फॉरवर्ड, ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो तो बैकवर्ड। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा यह बहुत पूछा जाता है कि किसी बुकमार्क बार को दिखाने और छुपाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो याद रखना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट की का प्रयोग आप और हम कर रहे होते हैं। क्लियर और नोट एक बार कंफर्म करें मुझे यहां तक, इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्त। चलो, बहुत ज्यादा स्लो हमें यहां पर चीजें नहीं करनी है। समझ नहीं आ रहा भाई, अगर आप पहली बार चीजें देख रहे हो, या मैं यूं कहूं अगर आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, जैसे ये क्लास मेरे दोस्त सीजीएल मींस के लिए है, तो यहां पर हम उसी तरह से चीजों को लेकर के चल रहे हैं जितनी उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना। हम प्रॉपर बहुत स्लोली ऐसे करके नहीं करेंगे, क्योंकि फिर सिलेबस खत्म होता है हमारा 1 डेढ़ महीने में, है ना। जबकि हमें तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए और उसमें भी हमें इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना है। तो इसलिए हम यहां पर चीजों को इस तरह से एकदम शानदार तरह से लेकर के चल रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करें, इससे पहले की बात क्लियर है, फिर हम प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना दोस्त। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। चलो, हेल्पलाइन नंबर दोस्त ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्रोटोकॉल्स की, तो एक प्रोटोकॉल होती है हमारी एफटीपी प्रोटोकॉल। क्या काम है जी एफटीपी प्रोटोकॉल का? इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्या काम करता है? ये फाइलों को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसका पोर्ट नंबर 21 होता है। कितना होता है? पोर्ट नंबर 21। एसएफटीपी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर के लिए सुरक्षा व एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। सिक्योर वर्जन ऑफ एफटीपी यूजिंग एन्क्रिप्शन फॉर सेफ फाइल ट्रांसफर। ओके, एक अगला नाम आता है डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑटोमेटिकली असाइंस आईपी एड्रेस टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क पर डिवाइस को ऑटोमेटिक रूप से एड्रेस करता है। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब www पर डेटा ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे, सॉरी, इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? इसका पोर्ट नंबर होता है 80। इसके अलावा अगला नाम आता है एचटीटीपीएस का। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपीएस? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन ऑफ एचटीटीपी। ये एचटीटीपी का ही एक सुरक्षित वर्जन होता है। और एचटीटीपीएस का जो पोर्ट नंबर है वो हमारा आपका 443 होता है, 443 होता है। पीपीपी क्या है जी? तो हम और आप कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। दो सीधे जुड़े कंप्यूटरों के बीच डेटा ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर्स मल्टी प्रोटोकॉल डेटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड कंप्यूटर्स। आगे अगर हम बात करते हैं पीपीटीपी की, तो आप देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल इसे कहा जाता है। और सार्वजनिक नेटवर्क पर वीपीएन टनल बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्रिएट्स वीपीएन टनल ओवर पब्लिक नेटवर्क। टेलनेट क्या है जी? तो इसे हम टेलीटाइप नेटवर्क कहते हैं। दूसरे कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन कमांड चलाने के लिए अनुमति, यानी कि जहां भी तुम्हें दूरस्थ लॉगिन देखने के लिए मिल जाए। अलाउज रिमोट लॉगिन, जहां भी कहीं आपको रिमोट लॉगिन शब्द देखने के लिए मिल जाए, आप समझ जाना कि इसका उत्तर टेलनेट होगा। अलाउज रिमोट लॉगिन एंड कमांड एग्जीक्यूशन ऑन अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से बैठे बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर को चलाना, यहां से उसे मैनेज करना, क्या कहलाता है? टेलनेट के माध्यम से ये होता है। यूडीपी क्या है जी? यूडीपी तो हमारा आप कहेंगे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तेज बिना करेक्शन वाला डेटा ट्रांसफर, त्रुटि में सुधार नहीं। एसएनएमपी क्या है जी? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और नेटवर्क डिवाइस के प्रबंधन व निगरानी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आरटीपी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल।
ट्रांसफर ऑडियो वीडियो इन रियल टाइम एप्स लाइक VoIP। VoIP की फुल फॉर्म क्या है यहां पर जो लिखा है, तो इसकी फुल फॉर्म देखेंगे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP की फुल फॉर्म क्या होती है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और L2TP क्या होता है मेरे भाई? L2TP तो हम कहेंगे लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। VPN टनलिंग के लिए उपयोग अक्सर IP सेकेंड के साथ होता है। ठीक है, अगर मैं DNS की बात करता हूं तो यहां से भी एक क्वेश्चन नॉर्मली आपसे पूछा जाता है DNS के बारे में। तो हम यहां सबसे पहली चीज तो यही पूछ ली जाएगी कि DNS की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS? तो हम और आप कहेंगे DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है मेरे भाई? हम और आप कहेंगे DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का काम इंटरनेट डोमेन नामों को पता लगाने, डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है। IP एड्रेस को याद रखने योग्य बनाने के लिए DNS का इस्तेमाल होता है। द जॉब ऑफ DNS इज टू लोकेट इंटरनेट डोमेन नेम्स, कन्वर्टिंग डोमेन टू IP एड्रेस। DNS इज यूज्ड टू मेक द IP एड्रेस मेमोरेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सिर्फ इतनी सी लाइन से अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। इसका मेन मुख्य काम क्या है? तो इसका काम होता है कि डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का काम इसी का होता है। DNS का आविष्कार किसने किया था? तो पॉल मोका पेट्रस को इसके लिए जाना जाता है। द जॉब ऑफ DNS इज टू लोकेट इंटरनेट डोमेन नेम्स, कन्वर्टिंग डोमेन नेम्स टू IP एड्रेस। DNS इज यूज्ड टू मेक द IP एड्रेस मेमोरेबल। IP एड्रेस को याद रखने योग्य बनाने के लिए। ओके, इसके बाद एक नाम आता है हमारा डोमेन नेम। इसके बाद एक नाम आता है मेरे भाई हमारा आपका, जिसे हम और आप कहते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? कैसे पहचानेंगे हम कि कोई वेबसाइट किस चीज से संबंधित है? तो आप देखेंगे कि इंटरनेट पर वेबसाइट के URL, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का जो URL होता है उसके अंत में अंतिम डॉट के बाद के नाम को डोमेन नेम कहते हैं, है ना। द नेम आफ्टर द लास्ट डॉट एट द एंड ऑफ द URL ऑफ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड अ डोमेन नेम। इज कॉल्ड अ डोमेन नेम। सामान्यतः यदि डोमेन नेम के अंतिम भाग में 3 अक्षर हैं तो वह संगठन को दर्शाता है, और यदि 2 अक्षर होते हैं तो वह देश को दर्शाता है। जनरली इफ देयर आर 3 लेटर्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन नेम देन इट इंडिकेट्स द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ देयर आर 2 लेटर्स देन इंडिकेट्स द कंट्री। आपने देखा होगा जनरली कि अलग अलग वेबसाइट्स पे किसी पे .com लिखा है, किसी पे .org लिखा है, किसी पे .net लिखा है, किसी पे .mil लिखा है, किसी पे .in लिखा है लास्ट में। तो ये चीजें क्या दिखाती हैं आपको? जिनमें डॉट के बाद 3 अक्षर हैं वो किसी संगठन को दर्शाते हैं, और जिसमें डॉट के बाद 2 अक्षर है वो कंट्री को दर्शाते हैं। कैसे? आओ जानते हैं। ऐसे देखो, अगर .org लिखा है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल संगठन है, यानी कि गैर लाभकारी संगठन है। .net लिखा है तो नेटवर्किंग है। .gov लिखा है तो सरकारी है। .jobs लिखा है, .com लिखा है तो कॉमर्शियल है ना। और .mil लिखा है तो मिलिट्री से संबंधित है। .info लिखा है इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। .edu लिखा है तो एजुकेशनल से संबंधित है। .nic लिखा है तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है हमारा। ये सभी के सभी हमारे टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? ये मेरे भाई हमारे TLD कहलाते हैं। TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन। यदि TLD किसी देश की ओर इंगित करता है, किसी देश की तरफ इंगित करता है, तो इसे कंट्री डोमेन कहा जाता है। क्या? कि यदि TLD किसी देश की तरफ इंगित करता है तो इसे कंट्री डोमेन कहा जाता है। अगर मैं कुछ कंट्री डोमेन के नाम बताऊं तो जैसे अगर कहीं .in लिखा है मतलब इंडिया, .au लिखा है मतलब ऑस्ट्रेलिया, .fr लिखा है मतलब फ्रांस, .nz लिखा है मतलब न्यूजीलैंड, .uk लिखा है मतलब यूनाइटेड किंगडम, .us लिखा है तो यूनाइटेड स्टेट, हमारे ये कुछ कंट्री डोमेन हो जाते हैं। इसके बाद एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आपसे पूछा जाता है कई बार, IP एड्रेस से संबंधित। किससे संबंधित मेरे भाई? IP एड्रेस से संबंधित और मैक एड्रेस से संबंधित। तो एक बार हम IP एड्रेस के बारे में जान लेते हैं, एक बार हम मैक एड्रेस के बारे में जान लेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग तरह से कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार अगेन मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए होगी कि यहां तक मैंने जो भी आपको करा दिया क्या वो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज एक बार कंफर्म करें।
ठीक है मेरे भाई, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो अब हम अगर बात करते हैं यहां पर किसकी, आईपी एड्रेस की, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है ना मेरे भाई, प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है उसका एक आईपी एड्रेस होता है ना। तो इंटरनेट से जुड़े एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट नीड्स एन आईपी एड्रेस एंड आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ईच कंप्यूटर हैज अ डिफरेंट आईपी एड्रेस विच आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होता है जो एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। आईपी एड्रेस आर डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट्स विच इज डिवाइडेड बाय 3 डेसिमल साइंस। आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट में बटे रहते हैं जिन्हें 3 दशमलव चिन्हों से विभाजित किया जाता है। अगर मैं आगे बात करता हूं कि भाई अगर मैं बात करूं कि किसी भी आईपी एड्रेस को आप पहचानेंगे कैसे, है ना, किसी भी आईपी एड्रेस को आप पहचानेंगे कैसे, तो याद रखिएगा कि आईपी एड्रेस की जो लिमिट होती है आपकी वो 0 से 255 तक की होती है। मतलब कोई भी आईपी एड्रेस ऐसा नहीं हो सकता जिसमें 255 से भी बड़ा नंबर दिया जाए। तो एक तो इसकी रेंज को याद रखो। किसी भी आईपी एड्रेस को 2 भागों में बांटा जाता है, नेटवर्क और होस्ट, अभी आगे समझाऊंगा। IPv4 का साइज कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 32 बिट होता है। और अगर मैं बात करता हूं IPv6 की, IPv6 का साइज कितना होता है, तो हम कहेंगे 128 बिट्स होता है मेरे भाई। कितना होता है, 128 बिट्स होता है। ओके, IPv6 को हम 8 भागों में बांटते हैं जिन्हें 7 कॉलोन के द्वारा अलग किया जाता है। अच्छा, यहां पर जो मैंने आपको एक बात बताई कि जो आईपी एड्रेस होता है ना, इसे 2 भागों में बांटा जाता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। लेकिन इसमें भी एक सिस्टम है कि जो आईपी एड्रेस है वो मेरे भाई कुछ क्लासों में बटा हुआ है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। अब जो क्लास ए होगा उसमें 1 बाइट तो नेटवर्क आईडी होंगी यानी कि 8 बिट, है ना, और 3 बाइट या फिर मैं कहूं 24 बिट होस्ट आईडी होती है। किसमें, क्लास ए में। क्लास बी की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 नेटवर्क आईडी और 2 होस्ट आईडी होंगी। क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी, 1 होस्ट आईडी हमारी होती है। यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है और कई बार आपसे आईपी एड्रेस की क्लास पूछ लेता है, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। तो यहां पर रेंज दी गई है। जो क्लास ए है हमारा, इसमें 1 से लेकर 1.000 से लेकर 126.255 तक के आईपी एड्रेस क्लास ए के हिस्से होते हैं। क्लास बी 128 से लेकर 191 तक, क्लास सी 192 से लेकर 223 तक, और क्लास डी 224 से लेकर 239 तक, और क्लास ई 240 से लेकर 254 तक। ये हमारे आईपी एड्रेस की कुछ क्लास होती हैं। आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताओ ये किस क्लास के अंदर आएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 126, 127 को रिजर्व किया गया है। क्लास ए एड्रेस 127 कैन नॉट बी यूज्ड एंड इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक टेस्टिंग। इसे लूप बैक टेस्टिंग के लिए रिजर्व किया गया है। 1 से 126 ए, 128 से 191 बी, 192 से 223 सी, 224 से 239 डी, 240 से 254 ई। ठीक है मेरे भाई, आगे अगर मैं बात करता हूं आपसे कि भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंटरनेट सेवाओं को भारत में 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा शुरू किया गया था। इंटरनेट सर्विसेज वर स्टार्टेड इन इंडिया 15 अगस्त 1995 बाय बीएसएनएल। दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था आईकैन है। कौन सी है मेरे भाई, दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है आईकैन, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन टू असाइन नेम एंड नंबर। आगे अगर हम बात करते हैं मैक एड्रेस की, क्योंकि जो हमारा आईपी एड्रेस था वो बस इतना ही याद रखना था। अब कुछ वन लाइनर आपको किसके बारे में पता होनी चाहिए, मैक एड्रेस के बारे में भी पता होने चाहिए। तो मैक एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये एक यूनिट हार्डवेयर एड्रेस होता है। इट इज अ यूनिक हार्डवेयर एड्रेस। और मैक एड्रेस नेटवर्क डिवाइस को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैक एड्रेस किस लिए प्रयोग किया जाएगा, तो किसी भी डिवाइस को पहचानने के लिए।
यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि एनआईसी में स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है कि स्थायी रूप से दिया जाता है। इट इज परमानेंटली असाइन टू द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और मैक एड्रेस का जो साइज है वो 48 बिट या 6 बाइट का होता है। इसे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। इट इज रिटन इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। मैक एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। ये ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। इट वर्क्स एज द डेटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। मैक एड्रेस का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में अधिक होता है। मैक एड्रेस इज मोस्टली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। मैक एड्रेस का उदाहरण ये है आपका हेक्साडेसिमल में। और मैक एड्रेस को बदला नहीं जा सकता, ये परमानेंट होता है। हर नेटवर्क डिवाइस का एक अपना अलग मैक एड्रेस होता है मेरे भाई। बात क्लियर है यहां तक। इसके बाद एक और चीज आपसे कई बार पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे इंट्रानेट। एक चीज होती है इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है जी? तो इंट्रानेट सीमित होता है, किसी कंपनी के एम्प्लॉय तक वो डेटा जाता है। एक्स्ट्रानेट में वो डेटा कोलैबोरेटर, सप्लायर्स और कस्टमर्स तक जाता है। और इंटरनेट में वो डेटा देश दुनिया के लिए होता है। यानी कि इंट्रानेट लाइक अ लोकल एरिया नेटवर्क एम्प्लॉय, एक्स्ट्रानेट यानी कि सप्लायर और कस्टमर पार्टनर्स के लिए, और इंटरनेट में पब्लिकली ये डेटा हमारा होता है। इनमें सबसे छोटा इंट्रानेट है, फिर एक्स्ट्रानेट है, सबसे बड़ा हमारा इंटरनेट होता है। इसी बात को अगर मैं इस फोटो के माध्यम से समझाऊं तो आप देखेंगे कि इंट्रानेट कंपनी नेटवर्क दैट कनेक्ट्स इंटरनल सब्सक्राइबर्स ओनली अवेलेबल इन वन लोकेशन। एक्स्ट्रानेट कंपनी नेटवर्क कनेक्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सब्सक्राइबर्स अवेलेबल फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। और इंटरनेट अवेलेबल पब्लिकली वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद एक और अगला नाम आता है जिसे हम और आप आईएसपी कहते हैं। आईएसपी क्या होता है मेरे भाई? तो हमारा आप कहेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आईएसपी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है मेरे भाई आईएसपी। और जैसे हमारे और आप तक जो इंटरनेट आता है ना, हमारे और आपके पास जो इंटरनेट आता है वो कई चरणों में आता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इंटरनेट की सर्विस देने वाली जो कंपनियां हैं उन्हीं को हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। ऑल कंपनीज प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विस आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आपसे पैरामीटर्स की, तो आप देखेंगे कि टीयर 1 आईएसपी पियरिंग अरेंजमेंट, जी हां ठीक है। ट्रांजिट सेल जो टीयर 1 है वो टीयर 2 को आपका डेटा देता है, बेचता है इंटरनेट। टीयर 2 टीयर 3 को डेटा बेचते हैं। कस्टमर कौन है? टीयर 1 के कस्टमर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। टीयर 2 के रीजनल होते हैं। और टीयर 3 के हम और आप जो नेट खरीदते हैं वो टीयर 3 से ही खरीद रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कुछ कंपनियों के नाम है, एटीएनटी, ये टीयर 1 कंपनियां हैं। टीयर 2 एयरटेल, जियो, आइडिया। और टीयर 3 स्पेक्ट्रानेट, हाथवे, तिकोना, अल्ट्रानेट, एमटीएनएल। ये हमारी टीयर 3 आपकी होती हैं कंपनियां। इंटरनेट कैसे आता है हमारे आपके पास? तो सबसे पहले टीयर 1 आईएसपी, यहां से इंटरनेट पहुंचेगा टीयर 2 के पास। फिर टीयर 2 वाले बेचेंगे टीयर 3 को, और टीयर 3 से इंटरनेट आता है आपके और हमारे घर पर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर इंटरनेट वाला चैप्टर था वो हो चुका है यहां पर कंप्लीट। इससे ज्यादा आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना। अब इसके आगे का जो चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि जो सिलेबस में मैंने आपको यहां पर जो मैंने आपको ये लिस्ट दिखाई है, इसमें जो नेटवर्किंग करके मैंने आपको चैप्टर दिखाया मेरे भाई, इसे अब हम यहां पर करने वाले हैं। तो प्लीज एक बार अगेन मुझे आप लोगों से यस चाहिए कि भैया हाँ जी यहां तक की चीजें क्लियर हैं, एक बार आगे बढ़ जाओ और हमें नेटवर्किंग के बारे में भी बता दो। फिर आपका जो ये सिलेबस है ना मेरे भाई, ये पूरा हो जाएगा हमारा बहुत अच्छे तरह से, है ना। और आपको रिवीजन का भी समय मिल जाएगा। तो यहां पर हमारे फिर कौन कौन से टॉपिक बचेंगे? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और साइबर सिक्योरिटी, है ना, ये और ये। तो कल से हम यहां पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों को एक साथ शुरू करेंगे, क्योंकि इनमें मोस्ट कॉमन चीजें होती हैं कुछ, उन इंपॉर्टेंट चीजों को एक साथ शुरू करके और फिर हम अपनी अगली क्लास साइबर सिक्योरिटी की 2 क्लासेस जो हैं, है ना, 2 क्लासेस जो हैं, 2 से आज तारीख कितनी हमारी? 12, 13, 14। तो 2 क्लासेस में हम 2 या 3 क्लासेस में हम इसे खत्म करेंगे।
2 या 3 क्लासेस में हम इसे खत्म करेंगे और फिर 1 क्लासेस में हम इसे खत्म कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम और बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। ये टॉपिक थोड़ा इजी लगेगा आपको, इजी पहले वाला भी था अगर आपने ध्यान से समझा होगा। सबसे पहली बात आती है कि कंप्यूटर नेटवर्क आखिरकार होता क्या है। तो जब हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। क्या है कि एक से अधिक कंप्यूटर को किसी नेटवर्किंग माध्यम से आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना नेटवर्क कहलाता है। यह कनेक्शन तार के साथ और बिना तार के भी हो सकता है। कनेक्टिंग मोर देन वन कंप्यूटर थ्रू आ नेटवर्किंग मीडियम इज कॉल्ड नेटवर्क। दिस इज कनेक्शन कैन बी विद वायर और विदाउट वायर। ठीक है, तार के माध्यम से वायर्ड होता है हमारा कौन कौन से, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये हमारी वायर्ड टेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हमारी वायर टेक्नोलॉजी के उदाहरण है। और बिना तार के माध्यम यानी कि वायरलेस, तो रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई, सैटेलाइट, ये हमारे किसके उदाहरण है, वायरलेस के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे, अगर यहां पर मैं आपको नाम दिखाऊं तो एक होता है हमारा पेन, बस इसे समझना है, वर्बली बहुत ज्यादा याद नहीं रखना। पेन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये इतना छोटा नेटवर्क होता है जो हम अपने खुद के द्वारा अपनी सुविधा के लिए अपने फोन, अपनी वॉच को अपने फोन से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना, अपने नेक बैंड को अपने फोन से कनेक्ट कर लेते हैं, अपने ईयरबड्स को हम अपने फोन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही सीमित दूरी का जो नेटवर्क है वो हमारा पेन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, स्मार्ट वॉच इसके उदाहरण है। अ वेरी स्मॉल नेटवर्क फॉर पर्सनल डिवाइसेस विद इन 1 to 10 मीटर। लैन अगला आता है पेन से बड़ा, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क है हमारा, ये हमारा किसी ऑफिस, किसी बिल्डिंग के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए होता है। तो नेटवर्क यूज्ड विद इन है ना लिमिटेड एरिया लाइक होम, ऑफिस और स्कूल। ऑफिस का वाईफाई, कंप्यूटर लैब आदि ये इसके उदाहरण हैं। एक होता है कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। तो यूनिवर्सिटी और कैंपस का जो नेटवर्क है उसके लिए। एक होता है मेन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि शहर व कस्बों के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वैन, वैन क्या है जी हमारा, तो वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। जो वैन है मेरे भाई, अरे वैन क्या होता है हमारा, तो हम कहेंगे सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। और अगर मैं बात करता हूं वीपीएन, तो इसे हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। ये कॉर्पोरेट रिमोट एक्सेस के लिए होता है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो ये तो हमारे नेटवर्क के कुछ उदाहरण हो गए जो मैंने तुम्हें यहां बताए कि पेन क्या है, स्मॉलेस्ट नेटवर्क सेंटर्ड अराउंड कनेक्ट्स रेंज पर्सनल डिवाइसेस विया ब्लूटूथ, इंफ्रारेड वेव। लोकल एरिया नेटवर्क, तो कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड एरिया, कनेक्ट्स लाइक होम, ऑफिस, बिल्डिंग, है ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया लैन, है ना, सिटी क्लाइंट्स, है ना, तो मतलब शहर व कस्बों के लिए, और पूरी देश दुनिया के लिए हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें हमें नहीं जाना होता, क्योंकि अगर इतनी बातें तुम्हें पता है तो तुम बड़ी आसानी से इसका आंसर कर लेते हो। आगे अगर हम बढ़ते हैं इसके बाद, तो आगे अगर हम बढ़ेंगे, इसी बात को अगर मैं वन लाइनर के तौर पर तुम्हें लिख कर दे दूं, अगर वहां ना समझ में आई हो, तो आप देखेंगे अ वेरी स्मॉलेस्ट नेटवर्क फॉर पर्सनल डिवाइस विद इन 1 to 10 मीटर। पेन, लैन नेटवर्क यूज्ड विद इन अ लिमिटेड एरिया लाइक होम, ऑफिस, स्कूल, तो ये हमारा लैन हो जाएगा। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स अ लार्ज सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया, सिटी वाइड केबल नेटवर्क। वेन लार्जेस्ट नेटवर्क कनेक्टिंग कंट्रीज और कंटिनेंट्स, कैन कनेक्ट्स मल्टीपल बिल्डिंग्स विद इन अ कैंपस और इंस्टीट्यूशंस। सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिंग और स्टोरेज डिवाइसेस टू सर्वर। और एक अगला आता है हमारा वीपीएन, तो सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क क्रिएटेड ऑन पब्लिक इंटरनेट, तो ये हमारा वीपीएन का उदाहरण यहां पर हो जाता है। इसके बाद अगर मैं कम्युनिकेशन लाइन की बात करता हूं कि हम यहां पर कम्युनिकेट करने के कितने तरीके होते हैं, तो आप कहेंगे कम्युनिकेशन लाइन वह एक रास्ता, वह एक माध्यम है जिसके द्वारा डेटा, आवाज, वीडियो या सिग्नल एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस तक पहुंचते हैं। वायर तरीका हो सकता है,
वायरलेस तरीका हो सकता है। तो हम यहां पर देखेंगे इसे हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया को हम कितने भागों में क्लासिफाइड करते हैं? जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है हमारा, इसे हम कितने भागों में क्लासिफाइड करते हैं मेरे दोस्त? तो हम और आप कहेंगे कि भैया ट्रांसमिशन मीडिया को हम दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है दोस्त अनगाइडेड मीडिया। ओके, तो जो गाइडेड मीडिया है इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स और ट्विस्टेड पेयर केबल। अनगाइडेड मीडिया रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव। जो गाइडेड है इसी को वायर्ड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, वायर्ड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और जो अनगाइडेड है इसको मेरे भाई वायरलेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे वायरलेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गाइडेड मीडिया का उदाहरण कौन सा है, तो ये तीन जितने भी तार होंगे, वायर होंगे, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर और आपका कोएक्सियल, ये आपके कौन से हैं? गाइडेड मीडिया है। और अनगाइडेड यानी कि बिना तार वाली। ठीक है, अगर मैं आपसे वायर्ड टेक्नोलॉजी के बारे में कहूं तो इसे गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गाइडेड मीडिया। इसमें डेटा का जो संचार है वो तारों के द्वारा होता है। इन दिस द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा इज डन थ्रू वायर्स। दीज वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, टिन और सिल्वर। और इन्हें मुख्य तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर मैं बात करूं तो हम देखेंगे कि यूज्ड इन टेलीफोन लाइंस एंड लैन, कंसिस्ट ऑफ टू ट्विस्टेड वायर्स। टेलीफोन लाइन व लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग दो मरोड़े हुए तार होते हैं। कोएक्सियल केबल टीवी, सीसीटीवी और ब्रॉडबैंड में उपयोग एक तांबे की कोर व शिल्डिंग होती है। और अगर हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल की, तो ट्रांसफर डेटा एज लाइट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर मीडियम। प्रकाश के रूप में डेटा भेजती है सबसे तेज और सुरक्षित माध्यम। दिस ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर के सिद्धांत पर कौन सी केबल काम करती है, तो हम याद रखेंगे कि मेरे भाई फाइबर ऑप्टिकल केबल काम करती है। ईथरनेट केबल, तो लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर व डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए यह केबल हमारी यूज की जाती है। अगर मैं वेव्स की बात करूं यानी कि अनगाइडेड मीडिया की बात करूं, तो आप देखेंगे एक है रेडियो वेव, यानी कि वाईफाई, लंबी दूरी के वायरलेस संचार जैसे एफएम रेडियो और वाईफाई में इसका प्रयोग होता है। माइक्रोवेव, तो हम कहेंगे सैटेलाइट संचार व पॉइंट टू पॉइंट लिंक में इसका प्रयोग होता है माइक्रोवेव। और इंफ्रारेड वेव की अगर मैं बात करता हूं तो हम कहेंगे कि कम दूरी के संचार के लिए जैसे टीवी रिमोट सेंसर में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो लंबी दूरी के संचार के लिए अंतरिक्ष से उपयोग बड़े क्षेत्रों को कवर करता है सैटेलाइट। वाईफाई यानी कि वायरलेस फाइडेलिटी, एक्सेस के लिए वायरलेस नेटवर्क, कम दूरी के इंटरनेट के लिए वायरलेस नेटवर्क। ब्लूटूथ उससे और ज्यादा कम, दो उपकरणों के बीच कम दूरी पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग। यूज फॉर शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस। वायरलेस नेटवर्क फॉर शॉर्ट रेंज इंटरनेट एक्सेस। और WLL वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम विदाउट फिजिकल वायर्स, बिना तारों के स्थानीय टेलीफोन संचार प्रणाली। एक नाम आता है हमारा वाईमैक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स? तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, प्रोवाइड्स हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो हम कहेंगे लंबी दूरी पर हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड प्रदान करता है। ब्रॉडबैंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ऑलवेज ऑन, हाई स्पीड इंटरनेट जो हमेशा चालू रहता है हमारा ब्रॉडबैंड कहलाता है। अगर मैं बात करता हूं डेटा कम्युनिकेशन की, यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करता हूं, हमने दो चीजें जान ली, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया, हमने यहां पर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में जान लिया, कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, दो होते हैं, तो हमने जान लिया है ना। अब हम देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन, तो हम कहेंगे संचार का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा, किसी निर्देश या सूचनाएं किसी दूसरे कंप्यूटर तक जो पहुंचाई जाती हैं। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस बाय विच डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर रीच अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। डेटा को सिग्नल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक है जी, तो ये कितने प्रकार के होते हैं सिग्नल? तो हम कहेंगे देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिग्नल, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है डिजिटल सिग्नल, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है हमारा हाइब्रिड सिग्नल।
एक होता है हमारा हाइब्रिड सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल में डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप अर्थात बाइनरी संख्याओं के रूप में आदान प्रदान होता है। डेटा एंड डिजिटल सिग्नल इज एक्सचेंज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। एनालॉग सिग्नल में डेटा रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान होता है। एनालॉग में रेडियो तरंगों के रूप में होता है, जबकि डिजिटल सिग्नल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी कि बाइनरी फॉर्म में होता है। और हाइब्रिड, तो ये वे सिग्नल होते हैं जिनमें हाइब्रिड सिग्नल में एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। हाइब्रिड सिग्नल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। बस इतनी ही बात इसकी जाननी थी आपको। आप देखेंगे कि वॉइस हो गई, रेडियो हो गई, ये एनालॉग सिग्नल के उदाहरण होते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा चलता है वो हमारा डिजिटल सिग्नल का उदाहरण होता है। और मॉडर्न वगैरह जो है इसमें एनालॉग और कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, इसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड सिग्नल कहते हैं। यहाँ पर एक नाम है मॉडर्न और डीएसएल, इसके उदाहरण होते हैं, जिनमें से डीएसएल की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। ये पूछ ली जाती है कई बार, तो याद रखना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन हमारी होती है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं यहां पर कम्युनिकेशन चैनल के बारे में, तो हम कहेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। यहां पर मुख्यतः 3 प्रकार के आपके कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। कौन कौन से? तो दो जुड़ी हुई डिवाइसों के बीच सिग्नल भेजने की जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसे कम्युनिकेशन चैनल कहा जाता है। द डायरेक्शन ऑफ सेंडिंग सिग्नल्स बिटवीन टू कनेक्टेड डिवाइसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। कौन कौन से? सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करता हूं, आप देखेंगे यहां पर सिंपलेक्स चैनल में डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। कम्युनिकेशन चैनल में जो डेटा का प्रवाह है वो दोनों दिशा में होता है, लेकिन एक बार में एक तरफ, एक बार में एक तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और देखेंगे यहां पर सिंपलेक्स चैनल की। तो सिंपलेक्स चैनल वह तरीका है जिसमें डेटा सिर्फ एक दिशा में यानी कि वन वे में भेजा जाता है, सिर्फ एक ही दिशा में भेजा जाता है, वो सिंपलेक्स चैनल है। जैसे टीवी, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो टीवी है, तो भाई टीवी में जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ देख रहे हो, तुम सिर्फ डेटा रिसीव कर रहे हो। तुम जो बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो, वो थोड़ी ना पहुंच रहा है सामने वाले तक। तो ये टीवी किसका उदाहरण है? ऐसे ही रेडियो, रेडियो में भी डेटा एक ही दिशा में आता है, आपकी बात उधर नहीं जाएगी। एफएम है ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं हाफ डुप्लेक्स चैनल की, तो इसमें क्या होता है कि डेटा दोनों दिशाओं में जाता है लेकिन एक बार में एक तरफ। यानी कि हाफ डुप्लेक्स चैनल में डेटा दोनों दिशाओं में जा सकता है लेकिन एक समय में सिर्फ एक दिशा में। डेटा कैन ट्रेवल बोथ वेज बट नॉट सिमिल्टेनियसली, यानी कि लगातार नहीं। कम्युनिकेशन हैपेंस वंस एट अ टाइम। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, तो इसका एग्जांपल है मेरे भाई, हाफ डुप्लेक्स चैनल का जो एग्जांपल है वो है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी। अगर मैं बात करता हूं फुल डुप्लेक्स चैनल की, तो फुल डुप्लेक्स चैनल में डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ जाता है। डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, अलाउइंग कंटिन्यूअस टू वे कम्युनिकेशन। फोन कॉल, वीडियो कॉल, ये इसी के उदाहरण हैं। आप देखते हो हमारा फोन पर बात करते हैं, लगातार इधर से भी बात आ रही है, उधर से भी आ रही है, तो फोन कॉल, वीडियो कॉल, ये हमारे फुल डुप्लेक्स चैनल के उदाहरण होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैंने आपको यहां पर कम्युनिकेशन चैनल के बारे में बता दिया। वन वे टू डेटा फ्लो, टू वे बट नॉट लगातार, नॉट सिमल्टेनियसली, टू वे सिमल्टेनियसली डेटा फ्लो, ये हमारा फुल डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण हो जाता है। और इसके बाद हम एक दो चीजें आखिरी और पढ़ेंगे, एक हमारी है नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में और एक हमारा नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। इसी के साथ जो हमारा मतलब सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, मतलब आज सॉरी जो ये टॉपिक का सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। एक बार मुझे आप लोगों से कंफर्मेशन चाहिए, हाँ भैया यहां तक आपने जो हमें बातें बताई हैं वो क्लियर है, फिर मैं आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। बताएंगे?
ठीक है मेरे भाई। अब अगर मैं बात करता हूं आप सभी से नेटवर्क टोपोलॉजी की, तो हम देखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि टोपोलॉजी होती क्या है आखिर। तो टोपोलॉजी इज द शेप ऑफ और लेआउट ऑफ एनी नेटवर्क, यानी कि द साइज बाय विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क की आवृत्ति या लेआउट को कहा जाता है। जब हमारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो जुड़कर जो एक शेप बनाते हैं उसे ही टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, टोपोलॉजी की टाइप, तो एक तो होती है हमारी बस टोपोलॉजी, एक होती है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी अगर मैं इस टोपोलॉजी के बारे में वन लाइनर के तौर पर तुम्हें जानकारी दूं तो देखेंगे कि बस टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जो सभी डिवाइस केवल एक केबल, जैसे बैकबोन केबल के नाम से भी जाना जाता है, से जुड़े होते हैं, सरल होती है, सस्ती होती है, कम केबल लगती है, लागत इंस्टॉलेशन आसान होती है और केबल के फेल हो जाने पर पूरा ही प्रोग्राम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट टोपोलॉजी, बार बार पूछी जाने वाली टोपोलॉजी। सभी डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस यानी कि स्विच या हब से जुड़े होते हैं, सबसे अधिक प्रयोग होने वाली टोपोलॉजी। इसको मैनेजमेंट आसान होता है, एक डिवाइस फेल हो जाए तो बाकी प्रभावित नहीं होती, लेकिन अगर सेंट्रल डिवाइस ही खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा गड़बड़ा जाएगा। रिंग टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, प्रत्येक डिवाइस दो अन्य से जुड़ी हुई होती है, एक रिंग बनाती है, डेटा एक दिशा में घूमता है या दोनों, ठीक है, और डेटा ऑर्डर में ट्रांसफर होता है, कोई टकराव नहीं होता, कोई एक नोड फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। मैश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसे हम कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी कहते हैं। हर डिवाइस एक दूसरी डिवाइस से जुड़ी होती है, उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा वाली होती है, डेटा के कई रास्ते फेल होने पर वैकल्पिक मार्ग, महंगी और जटिल वायरिंग मेंटेनेंस कठिन होता है इसका। अगर मैं बात करता हूं ट्री टोपोलॉजी की, तो स्टार टोपोलॉजी का हायरार्कियल रूप होता है ये। हब्स के माध्यम से लेयर जुड़े हुए होते हैं आपस में हब के माध्यम से, और हब फेल हो जाए तो सारा का सारा सिस्टम बंद हो जाता है। और हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनती है, लचीलापन बड़े नेटवर्क के लिए इसका यूज होता है, फ्लेक्सिबल डिजाइन होती है, महंगी पड़ती है। तो याद रखना, यहां पर अगर मैं बताऊं आपको ट्री टोपोलॉजी की, तो ये वो टोपोलॉजी है जिसमें जो बस और स्टार दोनों टोपोलॉजी से मिलकर बनती है। और अगर मैं बात करूं मैश टोपोलॉजी की, तो इसे कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसे कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी, इसे कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी मेरे दोस्त कहा जाता है। ठीक है भैया, तो ये तो हमारी टोपोलॉजी हो गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइस की, किसकी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइस की, कि ब्रिज क्या होता है, हब क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, इनके काम क्या होते हैं, तो यहां पर हम समझेंगे नेटवर्किंग डिवाइस। एक एक वन लाइनर बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना बताऊंगा उतने में काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज मॉडेम, मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखेंगे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद आईएसपी से कनेक्शन के लिए घर ऑफिस में इसका प्रयोग होता है। राउटर क्या काम करेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, राउटर पूछा जाता है, विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ना, डेटा और पैकेट्स को रूट करना, इंटरनेट को कई डिवाइसेस में शेयर करने के लिए। ठीक है, तो जहां पर विभिन्न अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने की बात आएगी वहां पर राउटर। स्विच नेटवर्क में डिवाइसेस को आपस में जोड़ना, मैक एड्रेस के आधार पर डेटा भेजता है। लैन नेटवर्क में तेज और सुरक्षित डेटा ट्रांसफर करता है। हब एक साथ कई डिवाइसेस को जोड़ना, लेकिन डेटा सभी पोर्ट्स पर भेजता है। सस्ता लेकिन कम इंटेलिजेंट, इसे डम्ब डिवाइस भी कहते हैं, कम बुद्धिमान है ना, गैर बुद्धिमान डिवाइस भी इसे कहते हैं। ब्रिज, ब्रिज का जहां पर नाम आएगा याद रखना दो समान नेटवर्क, जहां पर दो समान नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ेंगे, ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, वहां पर हमारा मतलब क्या होगा, वहां पर आंसर होगा ब्रिज। छोटे नेटवर्क को जोड़ने में इसका प्रयोग होता है। रिपीटर कमजोर सिग्नल को फिर से मजबूत बनाकर आगे बढ़ाता है लंबी दूरी की नेटवर्किंग के लिए। और गेटवे, तो दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ना, लैन को इंटरनेट या अन्य नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम और आप गेटवे का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नाम है फायरवॉल,
इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे कि नेटवर्क को जहां भी अनधिकृत एक्सेस शब्द देखने के लिए मिल जाए, खतरनाक ट्रैफिक मिल जाए, वहां पर हमारा आंसर फायर वॉल हो जाता है। एपी यानी कि एक्सेस पॉइंट, वायरलेस डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ना, वाईफाई का मुख्य स्रोत। एनआईसी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने की सुविधा देता है हमारा एनआईसी। तो यहां पर मेरे भाई हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, जो था हमारा इंटरनेट एंड नेटवर्किंग का। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा। जो भी कुछ हमने यहां पर आज की क्लास में पढ़ा है उसे एक बार देखेंगे कि कैसे यहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखेंगे सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि व्हाट इज द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस, है ना। मैं 5 एमसीक्यू आपको यहां पर कराऊंगा सब टोटल, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो थ्योरी से फंसते हैं, है ना। तो मैं अगर आपको 1000 भी एमसीक्यू करा दूं तो मैं ये तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि यहां से क्वेश्चन फंस जाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ा दूंगा तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि हाँ आप यहां से अपने पेपर को क्वालिफाई बहुत शानदार तरह से करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्लास ए जो एड्रेस होता है हमारा, ये तो 0 से शुरू होता है मेरे भाई, 0 से शुरू होता था, 128 के आसपास जा रहा था, सॉरी 126 के आसपास रुक रहा था। फिर क्लास बी हमारा 128 से शुरू हो रहा था, है ना, 128 से शुरू हो रहा था। क्लास सी हो जाएगा, ये कहां हो चला जाएगा, क्लास सी। ओके, अगला क्वेश्चन, एक आईपी एड्रेस में कितने ऑक्टेट होते हैं। एक आईपी एड्रेस को आप और हम कितने भागों में, कितने ऑक्टेट में बांटते हैं। तो हम और आप क्या कहेंगे कि एक आईपी एड्रेस को, एक आईपी एड्रेस को 4 ऑक्टेट में बांटा जाता है। कितने ऑक्टेट में बांटा जाता है मेरे भाई, तो हमारा आप कहेंगे कि एक आईपी एड्रेस को 4 ऑक्टेट में बांटा जाता है। इसके अलावा अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं आपके सामने, तो आप मुझे बताइएगा कि जो IPv6 है हमारा, इसका साइज कितना होता है। IPv6 का जो साइज है मेरे भाई वो कितना होता है, व्हाट इज द साइज ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भैया, IPv6 की बात हो रही है इसलिए आंसर होगा 128 बिट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है आपसे ये, तो आप कहेंगे पढ़ो पहले पूरा सवाल फिर उत्तर देने की कोशिश करना। ठीक है, एक बार पूरा सवाल अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मोजिला फायरफॉक्स कैन सिंक्रोनाइज डेटा यूजिंग मोजिला वीव, मोजिला फायरफॉक्स मोजिला वीव के माध्यम से डेटा को सिंक्रोनाइज करता है, जी हाँ। और इनकोग्निटो मोड रन्स इन अ सेपरेट विंडो फ्रॉम द नॉर्मल क्रोम विंडो, जी हाँ। इनकोग्निटो मोड सामान्य क्रोम विंडो से अलग विंडो में चलता है, जी हाँ, दोनों ही बातें सही हैं, सही ही पूछा था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और आज की क्लास का ये हमारा आखिरी सवाल बताएंगे। देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको खुद के विवेक से, स्व विवेक से करने होते हैं, अपने दिमाग से करने होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा एक बार बताएंगे कि विच सोशल मीडिया साइट्स इज मेनली डिजाइन टू कनेक्ट प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड, है ना। तो कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों को जोड़ने के लिए बनाई गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या व्हाट्सएप, पेशेवर लोगों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे भैया वहां पर हमारी लिंक्डइन होती है। और ये है हमारा आखिरी सवाल आज की क्लास का, जो आप सभी के लिए होमवर्क के लिए होगा। आप मुझे बताएंगे कि इस सवाल का जो आंसर है वो आपका क्या होगा, कहां पर, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। और आपको आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, जिसमें हम अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वाले टॉपिक को उठा रहे होंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि बहुत कम शब्दों में उसे यहाँ पर कंप्लीट करें। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।